राजनीति विज्ञान प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की। स्विस संविधान लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र केवल और केवल स्विट्जरलैंड में अपनाया जाता है, कुछ राज्यों में। तो स्विस संविधान की विशेषताओं के बारे में आज हम बात करेंगे। स्विट्जरलैंड का संविधान स्विस संविधान का विकास कैसे हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विस संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्व। क्या महत्व है स्विट्जरलैंड के संविधान की व्यवस्था का अध्ययन करने का? इसकी कुछ बिंदुओं में इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसको प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड के संविधान को माना जाता है। और स्विस संविधान के महत्व के कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र, स्विट्जरलैंड का संविधान विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है। स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति अधिकार प्रदान करने के पूर्णतया विरुद्ध रहे हैं। हमेशा से स्विट्जरलैंड गणतंत्र रहा है। दूसरा है प्रजातंत्र का आदर्श प्रतीक। स्विट्जरलैंड का संविधान लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला दूसरा तत्व उसका प्रजातांत्रिक लक्षण है। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस था। वर्तमान में 5 स्विस कैंटनों में, कैंटन जो वहाँ के राज्य होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, उन्हें कैंटन कहते हैं। वर्तमान में 5 स्विस इकाइयों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर कानून का निर्माण किया जाता है। विविधता में एकता, महत्व का अगला बिंदु है विविधता में एकता। स्विट्जरलैंड ने विविधता के बीच एकता के आदर्श उदाहरण को प्रस्तुत किया है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन और 1% रोमन भाषाओं के निवासी हैं। लेकिन इस भाषा संबंधी विविधता का हल इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान कर निकाल लिया गया है। इसी प्रकार वहाँ लगभग 58% लोग प्रोटेस्टेंट, 40% रोमन कैथोलिक, 1% यहूदी और 1% अन्य है। किंतु इन सभी ने धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप में अपना लिया है कि इतने धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने के बजाय सुदृढ़ किया है। भारत को स्विट्जरलैंड से ये बातें सीखनी होगी। हालांकि भारत में भी विविधता में एकता है, किंतु जितनी सामंजस्यता, जितनी गहराई से वहाँ एक दूसरे को लोग अपनाते हैं, उतना गहरापन अभी हमें नहीं है। स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड को अशांति के समुद्र में रहने वाला सुखी द्वीप कहा जाता है। किसी भी विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, किसी भी प्रकार के युद्ध से स्विट्जरलैंड ने हमेशा अपने को तटस्थ रखा है। यहाँ तक कि हिटलर तक ने स्विट्जरलैंड की तटस्थता को मान्यता दी और उसी युद्ध में नहीं घसीटा। तो स्थायी रूप से तटस्थ रहना स्विट्जरलैंड की शांतिप्रिय नीति का एक और उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका के संगठन का एकल होना चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में एकल कार्यपालिका ही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। एक व्यावहारिक प्रधान, एक न होकर बहुल है, 7 है। यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संसदात्मक है न देशात्मक, वरन इसमें दोनों के गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के समूह के एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो स्विट्जरलैंड के निवासी अधिक लोकतांत्रिक है,
शक्तियों का केंद्रीकरण बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो कार्यपालिका को भी एकल नहीं रखा, उसे भी बहुल बना दिया। 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका है। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था में एक प्रधान है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था में एक प्रधान है, ब्रिटेन में एक प्रधान है, किंतु उन्होंने बहुल कार्यपालिका के माध्यम से शक्ति का विकेंद्रीकरण किया। स्विट्जरलैंड के संविधान का अनेक भागों में धीरे धीरे विकास हुआ है। स्विट्जरलैंड का संविधान एकाएक निर्मित न होकर धीरे धीरे विकसित है, यह मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्विस संविधान की विशेषताओं की। इसके स्विट्जरलैंड के को विश्व की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है। और जैसा कि हमने बात की थी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विश्व में कहीं है तो केवल स्विट्जरलैंड में है। आज भी वहाँ के 5 कैंटनों में, 5 राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जहाँ लोग महासभा के रूप में इकट्ठे होकर कानूनों का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर और लोकतंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण स्विस संविधान में प्रस्तुत करता है। इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं। पहला बिंदु, निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। जैसा कि भारत का संविधान है, निर्मित है, ये लिखित है और व्यापक संविधान है। स्विट्जरलैंड में भी काफ़ी चीज़ों को लिखा गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय है। और संविधान की इस प्रारूप की तुलना यदि अमेरिकी संविधान से की जाए तो स्विस संविधान की व्यापकता नितांत स्पष्ट हो जाती है। स्विस संविधान के इस अपेक्षाकृत बड़े आकार के 2 कारण हैं। इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख किया गया है। और इसमें संघीय सरकार के अधिकारों तथा संघीय व कैंटनों की सरकारों के बीच विधायी तथा प्रशासनिक अधिकार के विभाजन का वर्णन अत्यधिक विस्तार से किया गया है। फलस्वरूप स्विट्जरलैंड उन संवैधानिक विवादों से लगभग मुक्त रहा है, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका को इतनी अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो विस्तार से लिखने के कारण काफ़ी विवादों से स्विट्जरलैंड में बचा जा सका है अभी तक, और न्यायपालिका की शरण अनावश्यक नहीं लेनी पड़ी। कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कठोर संविधान उसे कहते हैं जहाँ पर संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून निर्माण से अलग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में भी कठोर संविधान है, वहाँ सामान्य कानूनों के निर्माण से अलग हटकर अलग पद्धति द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। प्राचीनतम गणतंत्र। स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मारियो तथा ईसा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्जरलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रेपार्ड का कहना है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, स्विस संविधान के द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया है, तब भी स्विट्जरलैंड के 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में संघीय स्तर और कैंटनों के स्तर पर लोक निर्णय और आरंभक की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को सफलता के साथ अपनाया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था। यद्यपि संविधान में स्विट्जरलैंड को एक राज्यमंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल न होकर संघ राज्य है। संघ राज्य जैसा कि हम जानते हैं अनेक इकाइयों द्वारा निर्मित किया गया एक नया राज्य, जैसा कि हमने अमेरिका के संविधान के दौरान पढ़ा था। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों, लिखित और कठोर संविधान, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों में शक्तियों का विभाजन,
संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, तो स्विट्जरलैंड को एक संघात्मक राज्य माना जा सकता है। उदारवादी दर्शन पर आधारित, लोकतांत्रिक और उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान के ये वर्तमान समय में इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों के संविधान उदारवादी या व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित है, तो पूर्व सोवियत संघ या चीन आदि देशों के संविधान समाजवादी दर्शन पर आधारित है। स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का ही प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिकों को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, तो स्विट्जरलैंड में उदारवादी लोकतंत्र है, व्यक्तिवाद की प्रधानता है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक व्यवस्था को, लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि यह न तो पूर्णतः संसदात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के, है ना, दोनों का मिश्रण है ये। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, ठीक है ना। तो कुछ कम मात्रा में मिश्रित व्यवस्था को यहाँ अपनाया गया है। इस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन प्रकार की शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। बहुल कार्यपालिका, यह भी एक सामान्य विचार है कि कार्यपालिका का प्रधान कोई एक व्यक्ति होगा, किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद को प्रदान की गई है और संघीय परिषद के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान है। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। इस प्रकार की बहुल कार्यपालिका का एकमात्र अन्य उदाहरण सोवियत संघ है, जहाँ पर प्रेसिडियम थी, लेकिन पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में आधारभूत अंतर यह है कि बहुल कार्यपालिका इस बात का प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में जनतंत्रात्मक भावना बहुत गहरे से बैठी हुई है। तो जनतंत्रात्मक भावना बहुत ज़्यादा होने के कारण, अपनाने के कारण बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव, किंतु अधिकारों की व्यवस्था। मौलिक अधिकार लिखित नहीं है, किंतु अधिकारों की वहाँ पे व्यवस्था है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, ब्रिटिश संविधान भी भारत की भांति धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को अपना सकता है, मान सकता है। संसदीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। न्यायिक पुनर्विलोकन, जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के विरुद्ध बनाए गए किसी भी संसद के कानून को न्यायपालिका रद्द कर सकती है, उसका पुनः अवलोकन कर सकती है, किंतु यहाँ पर संघीय क्षेत्र में नहीं है। यानी इकाइयाँ या राज्य के विधानमंडल यदि कोई कानून बनाते हैं वो संविधान के विपरीत है अथवा गलत है, लोकतांत्रिक दृष्टि से जिन्हें उचित नहीं माना जा सकता, तो ऐसी बातों को, ऐसे कानूनों को वहाँ की न्यायपालिका रद्द कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। किंतु यदि संघीय कार्यपालिका इस प्रकार का कोई कानून बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें विधि नहीं डालेगा। बहुभाषी राज्य, सामान्यतया विविध भाषाओं वाले देश में किसी भी एक भाषा को राजभाषा का स्तर दिया जाता है, किंतु स्विट्जरलैंड में लगभग सभी प्रमुख भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, इसके अतिरिक्त रोमांच आदि भाषाएं हैं, तो 6 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने से यहाँ पर बहुल राज्य भाषा भी है। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड के विधि की शासन व्यवस्था को नहीं वरन यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासनिक कानून व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डायसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते थे, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हो तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासनिक कानून और न्यायपालिका की व्यवस्था नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की और अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकती है, ठीक है ना। तो प्रशासनिक और सामान्य कानून वहाँ पे अलग अलग है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ब्रिटेन में जैसा कि हमने देखा है कठोर संविधान है। कठोर संविधान में सामान्य कानून निर्माण से अलग हटकर संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। स्विस संविधान का
महत्व और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा। और भारतीय विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि भारत ने लोकतंत्र को अपनाया है आज़ादी के बाद, तो भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए और वहाँ की समस्याओं को, सामान्यतः वहाँ पर बहुभाषी लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर भी किस प्रकार हिल मिल के रहते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली तक को अपनाया हुआ है। तो आदर्श लोकतंत्र के निर्माण में भारतीय विद्यार्थियों के लिए स्विट्जरलैंड का संविधान और अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।